सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। साथियों देखिएगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं। अपना एक टॉपिक रहेगा पृथ्वी की गतियां, जिसके अंदर अपन जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है और इसकी गतियों का क्या क्या प्रभाव होता है। बड़ा ही सीधा सा, सिंपल सा, सरल सा टॉपिक है और कुछ एक चीजें इसके अंदर समझने वाली आएंगी, कुछ एक चीजें जानने वाली आएंगी। तो आइएगा, मुस्कुराइएगा, अपन प्रारंभ करते हैं पृथ्वी की गतियां। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अपने को ये देख लेना है कि पृथ्वी की जो गति है, उससे पहले पृथ्वी की जो बेसिक जानकारियां हैं वो अपन ले लेते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का व्यास क्या है ना, पृथ्वी अपने आप के अंदर किस प्रकार से एक विशिष्ट रूप ले लेती है। इन सभी चीजों को अपन देखेंगे। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। जैसा कि आप जानते हैं, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह। अन्य ग्रहों की बात ये भी सूर्य से तापमान और प्रकाश ग्रहण करती है, और ग्रहण करती है तभी तो ग्रह है। ठीक है। इसके बाद बात आती है चंद्रमा है। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह है, बाकी तो उपग्रह कृत्रिम तो पृथ्वी के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। और पृथ्वी के निकटतम स्थित खगोलीय जो पिंड है वो कौन सा है? वो आपका चंद्रमा है। बात आती है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों ही अपने आप के अंदर क्या है? गतिशील पिंड है। फर्क केवल इतना है, सूर्य केवल और केवल क्या करता है? परिभ्रमण करता है। यानी सूर्य अपनी धुरी पे घूमता है और वो परिक्रमण का काम नहीं करता है। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? परिभ्रमण करने के साथ साथ, यानी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह तो घूमते ही हैं, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? ये परिक्रमण का काम भी करते हैं। और जहां परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों हो जाएंगे, उन्हीं गतियों के बारे में तो अपने को चर्चा करनी है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति क्या है, पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या है, और कौन सी गति से क्या प्रभाव पड़ जाने वाला है। आइएगा, अपन करते हैं चर्चा और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको बताया, आपको जान लेना है कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। सीधा प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपका उत्तर आएगा पृथ्वी जियोड आकार में है। बोले तो पृथ्वी का आकार भू-आब है। जियोड कह सकते हैं, भू-आब कह सकते हैं। ये पृथ्वी का आकार है, जबकि ये ध्रुव पे थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है और विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर पृथ्वी में थोड़ा सा उभार है। याद रखिएगा, पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है और विषुवत रेखीय क्षेत्र की जब बात आती है तो यहां पर थोड़ा सा पृथ्वी उभार लिए हुए है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। पृथ्वी ध्रुवों पे क्या है? चपटी है। पृथ्वी ध्रुवों पे क्या है? चपटी है। और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पृथ्वी थोड़ा सा क्या लिए हुए है? तो आप कहेंगे उभार लिए हुए है। तो याद रख लेना है, पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है वहां पर पृथ्वी थोड़ा सा उभार लिए हुए है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। बात आती है पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि ये कितना है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो 12,756। अब चूंकि भूमध्य रेखीय व्यास का मतलब आप यूं समझिएगा, ये अपनी पृथ्वी है, तो अगर इस व्यास की चर्चा की जाएगी भूमध्य रेखीय व्यास होगा, और अगर इस व्यास की चर्चा की जाएगी ध्रुवीय व्यास हो जाएगा। तो यहां बात आ रही है भूमध्य रेखीय व्यास की। अब भूमध्य रेखीय व्यास ज्यादा होता है या ध्रुवीय व्यास ज्यादा होता है? क्योंकि पृथ्वी उभरी हुई कहां से है? भूमध्य रेखा से, इसलिए भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी का ज्यादा है और ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का कम है। जबकि बात करते हैं भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है, और ध्रुवीय व्यास की बात करते हैं तो 12,713 किलोमीटर। अर्थात बात करते हैं मील के अंदर 7,900 मील और ये 7,927 मील। इन दोनों में फर्क कितना है? तो आप कहेंगे इन दोनों व्यास में 43 किलोमीटर का फर्क है। कितने किलोमीटर का फर्क है? 43 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का इन दोनों में फर्क है। बात करते हैं भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, तो आपका उत्तर आएगा 40,077 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि। ये दोनों बातें पेपर में आने लायक हैं, याद रख लीजिएगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास के अपेक्षा अधिक है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है, जबकि बात करते हैं ध्रुवीय जो व्यास है वो कम है, 12,713 किलोमीटर है। इसके बाद जैसे अपन आगे चलते हैं तो अपने पास बात आती है कि पृथ्वी की ध्रुवीय जो परिधि है वो भी क्या होगी? कम ही होगी, क्योंकि ध्रुवीय जो व्यास है वो इससे कम है, तो ध्रुवीय परिधि भी जो भूमध्य रेखीय परिधि है इससे कम होगी। बात आती है पृथ्वी का टोटल जो क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर,
आप इस बात को यूं भी लिख सकते हैं 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी बात एक ही दोनों में लिख दो, चाहे तो आप 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर कह रहे हैं, चाहे आप 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, एक ही बात। ये पृथ्वी का टोटल एरिया है। और अगर इस एरिया में से मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर अपने लगभग 71% भाग पर, 71% पूरा नहीं होके 70.80 है, इसके ऊपर क्या आता है, तो आप कहेंगे इसके ऊपर जल राशि आती है, यानी 70.80% पे जल राशि आती है। और बात की जाती है 29.20%, इसके ऊपर क्या आती है, स्थल राशि आती है। और ये जो 70.80% है, इसका 97% जो जल है ये कहां पे आता है, तो आपका उत्तर आएगा महासागरों में आता है, यानी इसका 97% जल ये महासागरों में है। कहने का मतलब टोटल एरिया 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, इसमें से 70.80% जल राशि और 29.20% क्या है, स्थल राशि। अब बात आती है पृथ्वी का आयतन कितना है, आप कहेंगे 416, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है अब वो कौन सा है, तो साथियों गौर कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी ग्रह का है तो वो कौन है, वो आपका पृथ्वी। यानी सर्वाधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी ग्रह का है वो ग्रह कौन सा है, वो आपका पृथ्वी। पृथ्वी के भार की बात आती है, लगभग पृथ्वी का भार कितना है, 6600 खरब टन है। अब मेन पॉइंट आ रहा है, पृथ्वी कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। एक आता है अक्ष, एक आता है कक्ष। अगर बात आती है पृथ्वी कितने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये आप सीधा होता तो ऐसे होता, लेकिन ये इस प्रकार से झुकी हुई है। और ये जो झुकाव आता है ये कितने डिग्री का झुकाव है, ये इस झुकाव पे झुकी हुई है। और ये झुकाव कितने डिग्री का है, तो आपका उत्तर आएगा 23.5 डिग्री का, क्योंकि एक इस समकोण में 90 डिग्री का कोण होता है, 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी है और अपने कक्षा तल के साथ पृथ्वी ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दोनों बातें याद रखनी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और बात आती है पृथ्वी अपने कक्षा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती। इसके बाद अपन आगे चर्चा करें कि आपको इतना ध्यान रख लेना कि पृथ्वी जो है इसका घनत्व 5 पॉइंट में 517 है। जरूरी नहीं पेपर में इस टाइप से लिखा है, पेपर में यह भी आ सकता है 5 पॉइंट में 5.2, 5 पॉइंट में 5.2 भी आ सकता है, 5 पॉइंट में 517 भी आ सकता है। ये पृथ्वी का क्या है, घनत्व है। क्या है, घनत्व प्रति घन सेंटीमीटर जिसे अपन कह सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आगे चले अपन तो अपने पास आया कि पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा, ध्यान देना बात के ऊपर, पृथ्वी के परिक्रमण कक्ष द्वारा निर्मित तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले कक्ष को कक्षा तल या कक्षीय सतह कहा जाता है। और उसके बारे में अपन ने जाना कि कक्षा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनता है, 66.5 डिग्री का कोण बनता है। बात आती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने, दोनों ही बातें आ रही हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और दूरी पर घूमने के कई प्रमाण हैं। जैसे पृथ्वी यदि अपनी दूरी पर नहीं घूमती, एक ही हिस्से में हमेशा दिन होता और दूसरे हिस्से पर रात होती। इसका मतलब डेफिनेट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। भाई क्या पता चला पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमती, एक ही जगह फिक्स रहती, तो सूर्य तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा नहीं रहा, नहीं लगा रहा ना, पृथ्वी लगा रही। लेकिन अगर ये एक ही अक्ष पे रहती तो दिन और रात नहीं बनते, इस वाले भाग पे दिन ही दिन रहता, इस वाले पे रात रहती। यानी दिन रात जो बनते हैं ये पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के कारण ही बनते हैं। इसके बाद बात आई पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाती, बोले तो परिक्रमण नहीं करती, तो मौसम परिवर्तन होता है। अतः इन सब प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और अपनी धुरी पर सतत रूप से घूमती रहती है, यानी पृथ्वी दोनों प्रकार की गतियां करती है।
अब मुद्दा यह बनता है कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं। साथियों बता दूं, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। कितने प्रकार की गतियां होती है पृथ्वी की? 2 प्रकार। कौन कौन सी? एक कहते हैं घूर्णन परिभ्रमण या दैनिक गति, और दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति। यानी पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की? तो आप कहेंगे पृथ्वी की गतियां जो हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये देखिएगा, 2 गतियां होती हैं पृथ्वी की। तो अपनी बात चल रही थी कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक घूर्णन और एक घूर्णन जिसे अपन परिभ्रमण कहते हैं, दैनिक गति है, तो इस घंटे में घूर्णन पूरा हो जाता है। और बात जब परिक्रमण की आती है, इसको 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। आइए अपन चर्चा करते हैं घूर्णन गति। देखिएगा, परिभ्रमण गति या फिर इसे अपन दैनिक गति कह रहे हैं, और पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूमती है। लड्डू की तरह नहीं, लट्टू की तरह, और अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा कि ये आपका ग्लोब है, तो ये जो इसके केंद्र से बोले तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिला रहा है, ये काल्पनिक जो रेखा है, इसे ही क्या कहा गया? अक्ष का। यानी पृथ्वी के केंद्र से होते हुए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को अक्ष कहा गया है। ये पृथ्वी का अक्ष है। जैसा कि अभी अपन ने बेसिक नॉलेज में देखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप कहते हैं सर पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई। ठीक बात। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, और इसी कारण सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम में क्या होता है? अस्त होता है। यानी यहां अपन ने बात की कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर गति कर रही है? पश्चिम से पूर्व। बहुत सारे विद्यार्थी इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, पृथ्वी घूमती किधर से किधर है। भाई साहब ध्यान रखना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, और पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व घूमना, लेकिन हमें सूर्य का पूर्व से पश्चिम घूमते हुए प्रतीत होना, यह किस गति का परिणाम है? यह दैनिक गति का ही परिणाम है। जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं, अपन ट्रेन में जा रहे हैं और अपने को लग यूं रहा है कि बाहर वाले पेड़ पौधे चल रहे हैं, अपनी ट्रेन नहीं चल रही, अपने को यूं लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। अपनी ट्रेन इधर जा रही, पेड़ पौधे यूं लगेंगे। उसी प्रकार पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जा रही है, सूर्य स्थिर है, वो घूम नहीं रहा है, वो थोड़ी ना चक्कर लगा रहे, लेकिन वो लगता है कि पूर्व से पश्चिम आ रहा है। ऐसा लगता है ना, इसीलिए लगता है। बात आती है आगे कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण ही, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, सभी नक्षत्रों एवं तारों की परिभ्रमण दिशा भी पूर्व से पश्चिम की होती है। पृथ्वी की इसी गति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक उभार और ध्रुवों पर चपटापन होता है। यानी इस गति के कारण पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर, तो इस गति के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उभार और ध्रुवों पर चपटापन आ जाता है। बात आती है केंद्र प्रसारित बल। 2 प्रकार के बल होते हैं, एक होता है केंद्राभिमुख बल और एक होता है केंद्र प्रसारी बल। जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है वो केंद्र प्रसारी बल है, जो बल केंद्र की ओर लगता है वो केंद्राभिमुख बल है। फिर मैंने कहा ये सेंटर है, इधर बल लग रहा है, ये कैसा बल है? तो आप कहेंगे केंद्र प्रसारी बल है। और अगर केंद्र की ओर बल लग जाए ऐसे, इसे कौन सा बल कहेंगे? ये केंद्राभिमुख बल है। ये केंद्र प्रसारी बल है, और केंद्र प्रसारी बल भूमध्य रेखा पर क्या होता है? अधिक होता है। इसके बाद जैसे ही आगे चर्चा हुई, आता है इसके अतिरिक्त इस गति के कारण हवाओं की जो दिशा है, धाराओं की जो दिशा, उनमें बदलाव होता है। भूगोल में आपने कहीं ना कहीं फेरल का नियम पढ़ा होगा, और फेरल के नियम में आपने जाना होगा कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर हवाएं अपने दाहिनी ओर घूम जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध की महासागरीय धाराएं दाईं ओर घूम जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की महासागरीय धाराएं अपने बाईं ओर घूम जाती हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसके बाद में बात आती है दैनिक गति या परिभ्रमण की। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक गति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वी की गति से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो पूछा जाएगा प्रभाव से, और यह पूछा जाएगा ऐसी जगह से कि परिभ्रमण गति
या दैनिक गति सबसे ज्यादा कहां होती है, तो आपका उत्तर आएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये गति ज्यादा होती है। लेकिन ध्यान दे लेना अगर प्रश्न आ जाए कि गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहां होता है, जो भाग केंद्र के सबसे निकट होगा वहां होगा। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कम है या भूमध्य रेखीय व्यास कम है? ध्रुवीय व्यास कम है तो सेंटर से दूरी भी कम है पृथ्वी के केंद्र से। इसका मतलब गुरुत्वीय जो बल होता है वो सबसे ज्यादा कहां होता है, वो ध्रुवों पर होता है। जबकि बात करें परिभ्रमण गति की, ये सबसे ज्यादा कहां होती है, भूमध्य रेखा। पृथ्वी की घूर्णन क्रिया पूर्णतया एक बार 24 घंटे यानी पूरा 24 घंटा नहीं लगता, 23 घंटे 56 मिनट में संपन्न होती है और इसी अवधि को दिन कहते हैं और इस क्रिया को दैनिक गति कहते हैं। यानी घूर्णन की जो क्रिया है इसे दैनिक गति क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि एक दिन में कंप्लीट हो जाती है, इसलिए इसको दैनिक गति कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी की घूर्णन क्रिया पूर्णतः एक बार 24 घंटे यानी 23 घंटे 56 मिनट में संपन्न होती है और इसी अवधि को दिन कहते हैं और इस क्रिया को दैनिक क्रिया कहते हैं। फिर बात आई आगे कि इस समय पृथ्वी की जो गति है वो कितनी है, वो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी आरबीएससी की बुक में 11वीं वाले में दे रखा है। हो सकता है मैंने ये सोर्स क्यों लिखा, अलग अलग किताबों में हो सकता है कुछ अलग चीजें हो, लेकिन आरबीएससी 11वीं की बुक के अकॉर्डिंग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा और 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आइए पृथ्वी की गति। फिर अभी वाली बात आ गई, सर्वाधिक गति कहां पे, तो भाई साहब अभी मैंने क्या कहा, सर्वाधिक जो घूर्णन गति है आइए कहां पे होती है, आपका उत्तर आया सर सबसे ज्यादा जो घूर्णन गति है वो भूमध्य रेखा पर होती है। सबसे ज्यादा घूर्णन गति ये कहां होती है, तो आपका उत्तर आएगा सबसे ज्यादा घूर्णन गति ये भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक बात। 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर 1120 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, गति होती। कितने डिग्री की बात आ रही है, 45 डिग्री। यानी यहां पर 1600 है, 45 डिग्री पर आते आते 1120 हो गई। और अगर गति ध्रुवों की ओर क्या हो रही है, कम हो रही है, और ध्रुवों पर जाकर तो पृथ्वी की घूर्णन गति 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। भाई साहब क्यों, क्योंकि ध्रुव है तो चपटे हैं और फिर ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल ये तो बिल्कुल पॉइंट के रूप में है, तो घूमे जाओ रहना तो वही है, इसलिए यहां जाके गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। याद रख लेना सबसे ज्यादा कहां होती है, भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं घूर्णन गति क्या होती चली जाती है, तो आपका उत्तर आएगा कम होती चली जाती। इसके बाद जैसे ही आगे चलेंगे अपन तो बात आएगी, एक दो चीजें आती हैं, दोनों में आपको केवल याद कर लेना है, याद कर लेना है। सीधा सा लाइन आएगी, कथन आएगा, क्यों होता है कैसे होता है बात की बात है, लेकिन आपको सीधी लाइन याद कर लेनी है। आपसे पूछा जाए नक्षत्र दिवस बड़ा होता है या सौर दिवस बड़ा होता है, तो भाई साहब आप कहेंगे सौर दिवस बड़ा होता है। नक्षत्र दिवस और सौर दिवस इन दोनों में 4 मिनट का फर्क होता है, लगभग 4 मिनट। क्यों? नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटे 56 मिनट का और सौर दिवस होता है पूरे पूरे 24 घंटे का। केवल एक बात आपको याद कर ले, इन दोनों दिवस में प्रश्न बनेगा नक्षत्र दिवस बड़ा होता है या सौर दिवस बड़ा होता है, तो आपका उत्तर बनेगा सर सौर दिवस बड़ा होता है। कितने मिनट, 4 मिनट। याद रखिए नक्षत्र दिवस क्या है, किसी मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। कोई भी नक्षत्र गुजरे, एक रेखा ले लिए अपन ने, उसके ऊपर से कोई नक्षत्र 2 बार गुजर गया, एक बार फिर दूसरी बार, अब ये एक बार गुजर के दूसरी बार आने तक इसको टाइम कितना लगा, 23 घंटे 56 मिनट। और सौर दिवस में क्या होता है, सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि, सूर्य वाली पूरे 24 घंटे की होती है और नक्षत्र वाली 23 घंटे 56 मिनट की होती है। फिर बात बनती है इस घूर्णन के प्रभाव क्या क्या होंगे। यानी पृथ्वी घूमती है, आपने भी माना हमने भी माना सबने माना, घूमने के प्रभाव क्या है। पहला ही प्रभाव बड़ा शानदार जो आता है वो आता दिन रात का होना,
और दिन और रात का जो क्षेत्र एक दूसरे से अलग होता है, इधर दिन है इधर रात है, इस वाले भाग को परदीप्ति वृत्त कहते हैं। कौन सा वृत्त कहते हैं इसे? परदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये घूर्णन का प्रभाव, दिन रात का होना। नंबर एक बात, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या दिन रात होते? क्या बाबू, कतई नहीं होते। अगर पृथ्वी नहीं घूमती अपने अक्ष पर तो दिन रात नहीं होते। पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, इसीलिए दिन रात होते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो दिन रात नहीं होती। पृथ्वी सूर्य से, भाई सामान्य सी बात है, पृथ्वी घूम रही है, ये सूर्य, जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने आ गया वहां पे दिन हो गया, जो घूम के इधर आ गया वहां रात होगी। अगर पृथ्वी एक ही जगह रहती, इधर वाले भाग में दिन ही दिन रहता, इधर वाले भाग में रात ही रात रहती। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो इसका आधा भाग सदैव प्रकाश में और शेष आधा भाग सदैव अंधकार में रहता। लेकिन घूर्णन के कारण पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सम्मुख आता है, इसलिए सूर्य के सम्मुख वाले भाग में दिन और विपरीत वाले भाग में क्या होती है? तो आपका उत्तर आएगा रात होती। याद रहेगा ना? याद रख लेना, दिन रात का होना ये घूर्णन का प्रभाव है। इसका होना दिन रात, यानी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश ग्रहण करती है और यदि पृथ्वी स्थिर होती है तो इसका आधा भाग सदैव प्रकाश में और शेष आधा भाग सदैव अंधकारपूर्ण रहता है। किंतु घूर्णन के कारण पृथ्वी का प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य के सम्मुख आता है, इसलिए सूर्य के सम्मुख वाले भाग में दिन और विपरीत वाले भाग में क्या होती है? तो आप कहेंगे रात होती है। फिर आगे देखिएगा, अब बात आती है कि समय का माप। 24 घंटे का घूर्णन पूरा होता है और घूर्णन के कारण इस समय के माप का पैमाना हमें मिला है। इतने घंटे इतने घंटे इतने घंटे, अपन कहते हैं 24 घंटे का एक दिन है। एक दिन के विभिन्न काल ये भी किसके कारण देखने को मिले हैं? तो आप कहेंगे घूर्णन के कारण देखने को मिले। लिखिएगा इनको, फिर आगे देखते हैं अपन। पहले यहां लिखिएगा, यानी दिन रात का होना ये किसके कारण है? तो आपका उत्तर आएगा दिन रात का बनना ये घूर्णन के कारण है। उसके बाद प्रश्न है समय का माप ये किसके कारण है? लिखिएगा इनको। हाँ जी, इसके बाद में आप ये लिखिएगा, लिख पाए इतना? हाँ जी, अब देखिएगा जैसे ही आगे चलें अपन तो अपने पास आएगा अगला पॉइंट कि आकाश में जो ग्रह हैं इनका पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होना। अभी मैंने कहा कि जितने भी आकाशिक पिंड होंगे वो अपने को लगेगा कि किधर से किधर घूम रहे हैं, तो पूर्व से पश्चिम घूम रहे हैं, जबकि पृथ्वी गति किधर से किधर करती है। पृथ्वी की जो गति है ये होती है पश्चिम से पूर्व, गति पृथ्वी कर रही है, जबकि अपने को सूर्य वगैरह है, आकाशीय पिंड है, वो लगते हैं कि वो गति कर रहे हैं, और वो भी किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम। ऐसा घूर्णन के कारण नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया था अभी, रेल अथवा कार में यात्रा करते हुए बाहर देखने पर हमें वृक्ष, बिजली के खंभे आदि विपरीत दिशा में दौड़ते हुए लगते हैं, इसी प्रकार आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए लगते हैं, जैसे चंद्रमा का पूर्व से पश्चिम प्रतीत होना। अपने को एक पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद चले और क्या होता है घूर्णन से।
और होता है हवा और धाराओं की दिशा का बदलना। पृथ्वी का घूर्णन, घूर्णन से उत्पन्न हुआ कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण क्या हुआ, चाहे हवा की बात करें चाहे धाराओं की बात करें, इन्होंने अपनी दिशा चेंज कर ली। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं साइड घूम जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं साइड घूम जाती हैं। ठीक बात। ये किसके कारण हुआ, ये घूर्णन के कारण हुआ। ये वाली बात लिखने वाली, घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियोलिस बल की क्या होती है, तो आप कहेंगे उत्पत्ति होती है। इनको लिखिएगा। इसके बाद में फिर क्या आया, इसके बाद में अपन देखते हैं तो अपने पास आएगा ज्वार भाटा की दैनिक और अर्धदैनिक गतियां। ये भी किसके कारण होती है, ये भी घूर्णन के कारण ही होती है। आवर्ती और उसमें उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से ही प्रभावित होती हैं। यानी ज्वार भाटा की दैनिक और अर्धदैनिक जो आवृत्तियां हैं, दैनिक जो गतियां हैं, अर्धदैनिक गतियां हैं, ये पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही होती हैं। तो ये बातें थी पृथ्वी के परिभ्रमण को लेकर के। बात आती है कि परिक्रमण या वार्षिक गति। देखिएगा, वार्षिक गति में मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर लगभग 10,700 किलोमीटर प्रति घंटा से और 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक अंडाकार मार्ग में या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करती है, चक्कर लगाती है, या हम कहें अपनी कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करती है। स्पीड कितनी, 10,700 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आप कह सकते हो 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड। कैसा पथ है, दीर्घ वृत्ताकार पथ है, इसके ऊपर ये क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो याद रखना, ये जो गति ये पूरी करती है पृथ्वी, इसको पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पूरे 366 दिन नहीं लगते, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और पृथ्वी की इस गति को पूरा करने में बोले तो लगभग ये 1 वर्ष लग जाता है। इसीलिए इस गति को क्या कहा जाता है, वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो इसे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और ये जो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, इसे पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। और बात करते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 6 घंटे तो हैं ही, लेकिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, पूरा ही निकाल लिया जाए। वैसे 365 दिन 6 घंटे याद कर लो, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। लेकिन सुविधा के अनुसार 1 वर्ष में कितने दिन माने जाते हैं, 365 दिन। एक्स्ट्रा घंटे कितने हो गए, 6। मान लेते हैं अपन किसी भी 1 वर्ष में 6 घंटे, फिर दूसरे वर्ष में 6 घंटे, फिर तीसरे वर्ष में 6 घंटे, 18 घंटे हो गए। चौथे वर्ष में फिर 6 घंटे का समय लगेगा, और यहां पर इस वर्ष में आते ही 1 दिन बढ़ा दिया जाएगा। और इसीलिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, प्रत्येक चौथा वर्ष। और उस वर्ष को क्या कहा जाता है, अधिवर्ष कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। यानी लीप ईयर बनने में भी किसका योगदान है, लीप ईयर बनने में भी परिक्रमण का योगदान। इसका योगदान है परिक्रमण का योगदान। अब जैसे अपन आगे जाएंगे, बात आई परिक्रमण लीप ईयर में, तो लीप ईयर में दिन कितने होते हैं, 366। बढ़े हुए एक दिन को फरवरी माह में एडजस्ट कर दिया जाता है, जिससे फरवरी प्रत्येक 4 साल बाद 28 के स्थान पर 29 दिन की आती है। तो भाई साहब, अगर किसी की जन्मदिन 29 को हो, फरवरी तो ठीक ही है, 4 साल बाद में लगेगा खर्चा पर्चा, शादी भी 29 फरवरी को करवा लो, प्रत्येक साल वाला लफड़ाई खत्म है। हैप्पी एनिवर्सरी है, वो एनिवर्सरी के एनिवर्सरी जो भी होती है कोई, तो वो लफड़ाई खत्म हो जाएगा, 4 साल बाद में आएगी। ठीक है, ठीक। तो ये 366 दिन होते हैं, लिखिए। अब बात आती है यहां पर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, भाई साहब, परिक्रमा करती है। बिल्कुल सही बात है। इस दौरान एक बार सूर्य के निकट
और एक बार सूर्य से दूर होती है। यह जो स्थितियां बनती हैं इनका निम्नलिखित प्रकार है। दो बातें याद कर, एक बार पास में, एक बार दूर में। पास, हिंदी में एक शब्द आता है उप। उप का मतलब होता है पास। मैंने कहा उपसौर मतलब सूर्य का पृथ्वी के पास होना, यह उपसौर है। मैंने कहा अपसौर, सूर्य का पृथ्वी से दूर होना, यह अपसौर। ऊप 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 मतलब तीन है, तीन लग रहे हैं, तो याद कर लीजिएगा ये वाली स्थिति 3 जनवरी को होती, यानी 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के पास रहता है। आप कहें सर बावली बात कर रहे हो क्या, 3 जनवरी को तो सर्दियां रहती हैं, पास होता तो गर्मियां होती। भाई साहब पास है ना, इसीलिए सर्दी कम है अपने। अगर सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति में होता तो 3 जनवरी को जितनी सर्दी पड़ रही है ना उतनी अपने इंडिया में नहीं होती, उससे ज्यादा होती, 7%। बात आती है अपसौर का मतलब दूर, अधिकतम दूरी। और ये कितनी तारीख को होती है, 4 जुलाई को होती है। कब, जब सूर्य उत्तरायण होता है। आप कहेंगे सर दूर होता है तो फिर दूर है तो तापमान नहीं मिलना चाहिए, सर्दी होनी चाहिए, अपने यहां तो गर्मी होती है। तो भाई साहब अपने वाले गोलार्ध को देखोगे क्या, और गोलार्ध में तो फर्क पड़ ही जाता है। अपने गोलार्ध में जितनी गर्मी होनी चाहिए ना 4 जुलाई को, उससे कम होती है। क्यों, क्योंकि सूर्य दूर है, दूर है। अगर अपनी वास्तविक स्थिति में होता, होए होए गर्मी इतनी पड़ती कि पूछो मत। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां उलट है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में कम सर्दी है। अपन उत्तरी गोलार्ध में तो अपन अपने वाले को महसूस करें, याद हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों में कम सर्दी क्योंकि सूर्य पास है, पास है। इस टाइम सूर्य चमक रहा होता मकर रेखा के आसपास, पास है, लेकिन वहां पे क्या होता है, गर्मियां होती हैं, बहुत ज्यादा गर्मियां होती। उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में कम गर्मी क्योंकि सूर्य दूर है, और दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम जुलाई के टाइम में सर्दी होती है, वहां सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है क्योंकि सूर्य दूर है। तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों में कम गर्मी, सर्दियों में कम सर्दी। इसके कारण है गर्मियों के अंदर उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मियां होती हैं तब सूर्य दूर होता है 3 जुलाई को। उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दियां होती हैं तब सूर्य पास होता है 3 जनवरी को। याद रखिएगा, पास होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर, दूर होता है 15.2 किलोमीटर, 2 करोड़ किलोमीटर। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ सकते हैं। उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है। इसके बाद में बात आती परिक्रमण या वार्षिक गति के प्रभाव क्या होंगे भाई साहब। दिन रात का बनना, ये तो घूर्णन से हो गया भाई साहब। मैंने कहा दिन रात का बनना ये घूर्णन का परिणाम है, लेकिन दिन रात का बड़ा और छोटा होना। आप देखते हैं, अपने भारत का उदाहरण लें अपन, कि अपने मार्च के बाद में दिन बढ़ने लग जाते हैं। अप्रैल में दिन बड़ा होगा, मई में बड़ा होगा, फिर जून में और बड़ा होगा, फिर जून में 21 जून को अपने सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। फिर जुलाई के अंदर दिन छोटा हुआ, अगस्त में थोड़ा छोटा हुआ, सितंबर में बराबर आ गया, अक्टूबर में और छोटा, नवंबर में और छोटा, दिसंबर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, सबसे लंबी रात होती है उस दिन। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे चलता है। ये क्यों हुआ, परिक्रमण के कारण। तो दिन और रात का होना ये परिभ्रमण से, जबकि दिन और रात का छोटा और बड़ा होना ये किसके कारण है, ये परिक्रमण के कारण है। बात आती है विषुवतरेखीय भागों को छोड़कर पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर दिन रात की अवधि में अंतर आता है। इसका मुख्य कारण पृथ्वी की परिक्रमण गति है। नंबर दूसरी बात, ऋतु परिवर्तन, ऋतु बदल जाती है। अब हम देखते हैं कि सूर्य की 4 स्थितियां बनती हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। कितनी स्थितियां बनती, 4। एक मार्च में, मार्च के बाद बात करते हैं तो कब, अब आपका जून में, जून के बाद सितंबर में, सितंबर के बाद दिसंबर में, और उस दौरान ही ऋतुओं का क्या होता है, आविर्भाव होता है। तो ऋतु परिवर्तन। अयन व्रतों का निर्धारण,
23.5 डिग्री उत्तर पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। इनका निर्धारण भी सूर्य की वार्षिक गति के कारण होता है। अपन कहते हैं सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना। उत्तरायण का मतलब उत्तरी गोलार्ध की तरफ चमकना और दक्षिणायन का मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चमकना, याद रखिएगा। इसके बाद जैसे अपन आगे चले और क्या प्रभाव हो सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है भाई साहब? 23.5 डिग्री। इसीलिए तो कर्क रेखा 23.5 पे। मान लो प्रश्न ऐसे आ जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 45 डिग्री झुकी हुई होती तो कर्क रेखा कितने डिग्री पे होती भाई साहब? 45 पे हो जाती। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है तो 23.5 पे, 50 डिग्री झुकी हुई तो 50 पे हो जाती। याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री झुकाव के कारण परिक्रमण के समय भूमंडल पर विभिन्न स्थानों की सूर्य सापेक्ष स्थिति बदलती है और 23.5 डिग्री अक्षांश तक ही सूर्य लंबवत चमक पाता है और इन वृत्तों को क्या कहते हैं? कर्क और मकर वृत्त कहते हैं। याद रहेगा? इतना रहे। बात आती ध्रुवीय वृत्तों का निर्धारण। भूमंडल पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के इर्द गिर्द 24 घंटे के दिन और रात होते हैं और 66.5 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत यह वृत्त उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वृत्त कहलाते हैं। ध्रुव वृत्तों का निर्धारण भी इसी से हुआ। 23.5 डिग्री झुकाव है तो बच गया 66.5। 66.5 डिग्री पे वृत्त है कौन सा? तो आप कहेंगे उत्तरी और दक्षिणी दोनों में। जैसे ही फिर बात करेंगे अपन तो यहां पर आया मध्याह्न के समय सूर्य की ऊंचाई में अंतर का आना। बिल्कुल सही बात है भाई। मध्याह्न के समय सूर्य की ऊंचाई में अंतर का आना है घूर्णन के कारण नहीं है। यह किसके कारण है? परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और परिक्रमण के कारण सूर्य की किरणें कहीं सीधी गिरती हैं तो कहीं तिरछी गिरती हैं। इसलिए भूमंडल के विभिन्न स्थानों पर मध्यकालीन सूर्य की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। सूर्य उत्तरायण होगा तो ये स्थितियां उत्तरी गोलार्ध में होंगी, दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत स्थितियां होंगी। बाकी जगह तिरछा चमकेगा। जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर लंबवत होंगे, बाकी तिरछी चमकेगा। भूमध्य रेखा पे होगी तो वहां पर लंबवत करने पड़ेंगे, बाकी तिरछा जाएगा। कहने का मतलब अब ये भूमध्य रेखा पे आना, कर्क रेखा पे आना, मकर रेखा पे आना, ये किसका परिणाम है? ये परिक्रमण का है। अगला पॉइंट है सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछापन। तिरछा चमकना, बिल्कुल सही बात। अपन कहते हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? तो आपका उत्तर आता है सर 21 जून को सीधा चमकता है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। बिल्कुल सही बात। उपसौर और अपसौर की स्थिति का होना, अभी पढ़ के आए थे, पॉइंट लिखना है। ध्रुवों पर 6 माह के दिन का होना, 6 महीने की रात का होना, ये सभी के सभी हैं। ये क्या है? ये वार्षिक गति के परिणाम है। तो लिखो इनको आप फटाफट से। ये किसके परिणाम है? ये वार्षिक गति के परिणाम है। लिखिएगा इनको। हाँ जी, लिखिएगा इनको। लिख पाए इतना? ये एक एक बिंदु लिख लेना, ये काम के हैं बड़े ही, है ना। हाँ जी, अब देखिएगा जैसे ही आप आगे चलें तो अपने पास आया और ये हो गया, ठीक है।
ये क्या हुआ? हाँ, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है इसको समझिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, बिल्कुल झुकी हुई है सर। जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव भी अलग अलग होगा, बिल्कुल सही बात। एक ही स्थान पर अलग अलग समय में, समझ रहे? यानी मैंने कहा यह कर्क रेखा है, जून में लंबवत पड़ेंगे, जुलाई में अलग झुका होगा, सितंबर में अलग होगा, अक्टूबर में अलग, नवंबर दिसंबर में अलग, और दिसंबर में सबसे तिरछी पड़ेंगे यहां पे क्योंकि दूर है, तो दिसंबर में लंबवत मकर रेखा पे पड़ रही है। यानी एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। मान गए बात को? मान गए। आगे वाली बात है, यानी पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। ये वाला डायग्राम देख लो, ये सूर्य चारों तरफ घूम रहा है, सूर्य नहीं घूम रहा, पृथ्वी घूम रही, बदलती रहती हैं और भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण भी बदलता रहता है और इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती। भाई मैं अपने भारत से आपको समझा दूं, ये अपना ग्लोब है, ये कर्क रेखा है, इधर से आपका भारत। अब जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा तो भारत में गर्मी होगी। ये मार्च का महीना है, मार्च के बाद अप्रैल मई जून में यहां, जुलाई अगस्त सितंबर में यहां, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहां, फिर वापस से। यानी मार्च से लेकर के और जून तक गर्मियां होंगी भारत में, क्योंकि सूर्य मार्च के बाद अप्रैल में यहां चमकेगा, मई में यहां होगा, जून में यहां होगा, तो यहां पर लंबवत किरणें गिर रही हैं तो गर्मी है। जून के बाद बात करते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। याद रखिएगा ये बात। इसके बाद हट जा दो भैया, ये भी आ गई मक्खी, कोई बात नहीं। अब देखिए आगे जैसे गए तो सर्दी की ऋतु बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब बात है कक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी अक्ष का उत्तरी भाग यानी उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ेंगी और इस अवधि में दिन की अवधि लंबी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां आ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां, क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, दिन की अवधि कम हो जाएगी। यही बात। यानी जिस टाइम जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत होंगी वहां पर दिन की अवधि ज्यादा होगी, उसके विपरीत गोलार्ध में दिन की अवधि कम होगी। याद रहेगा इतना? ठीक, तो लिखिएगा इसको आप, फिर आगे देखेंगे अपन। क्यों नहीं देखेंगे सर? देखेंगे देखेंगे देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे अपन? हाँ, अब देखिएगा जब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव इस प्रकार होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी ना पड़कर क्या पड़ेंगे? तिरछी पड़ेंगी और कम अवधि के लिए रहेंगे, जिसका परिणाम निकलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां आ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां हो जाएंगी, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी। अब ये कब कब पड़ेंगी वो तो अपन देखेंगे अभी आगे। अब आती पृथ्वी के परिक्रमण में कितनी अवस्थाएं आएंगी? 4। कौन कौन सी आइएगा देख। नंबर 1 पे बात कर रहे हैं अपन 21 जून। 21 मार्च के बाद 21 मार्च के बाद 21 जून सूर्य क्या होने लगता है? उत्तरायण। बोले तो 21 मार्च के बाद अब सूर्य की किरणें ये इस उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में ज्यादा चमकने लगती हैं, इस वाले भाग में, और इसे कहते हैं सूर्य का उत्तरायण। और इसका परिणाम ये निकलता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। 21 जून 21 मार्च के बाद हो जाता है ग्रीष्म ऋतु का आगमन उत्तरी गोलार्ध,
बात अपन एक बार 21 जून की स्थिति कर रहे हैं। 21 मार्च से सूर्य उत्तरी ध्रुव को प्रकाशित करना प्रारंभ कर देता है और 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर प्रकाशित होता रहता है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है, लगातार 6 महीने का। यहां पे लगातार प्रकाश हो रहा है, ये वाला 21 मार्च से लेके 21 सितंबर। और सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर, दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत चमकने, यानी दक्षिण वाले गोलार्ध में लंबवत चमकता है। ये चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा, वापस से स्थिति बदलेगी। कहने का मतलब आप यूं समझिएगा कि 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य कौन से गोलार्ध में लंबवत चमकता है, तो आपका उत्तर बनेगा उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। और बात करते हैं 23 सितंबर से लेकर और कब तक, 21 मार्च तक कौन से गोलार्ध में चमकेगा, दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा। बात आती है 21 मार्च से 21 जून की अवधि को क्या कहते हैं भाई साहब, उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण, सूर्य का उत्तर में जाना। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो आप कहेंगे 21 जून है। बात आती है इस वाली स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं या ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म ऐनांत कहते हैं, समर सोलेस्टिस कहते हैं या उत्तर ऐनांत भी कहते हैं। ग्रीष्म ऐनांत कितनी तारीख को, 21 जून। कर्क संक्रांति 21 जून। जैसे मकर संक्रांति अपने भारत में जनवरी में आती है, लेकिन ये 22 दिसंबर को मानी जाती। कर्क संक्रांति कह दो, ग्रीष्म संक्रांति कह दो, ग्रीष्म ऐनांत कह दो, उत्तर ऐनांत कह दो, कब आएगा, ये 21 जून को आएगा। कब आएगा, 21 जून। इसके बाद जैसे ही आगे चले, अब आता है इस स्थिति में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव लगातार 6 महीने तक क्या रहेगा, अंधेरे में रहेगा। फलतः दक्षिणी ध्रुव पर शीत ऋतु होगी। 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर क्या होगा, तो आप कहेंगे उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लग जाती। 21 जून के बाद गर्मियां कम होंगी उत्तरी गोलार्ध। जैसे 21 मार्च के बाद बढ़ना स्टार्ट होती हैं, तो 21 जून के बाद अब सूर्य वापस से भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है, तो वहां गर्मियां उत्तरी गोलार्ध में कम होती। कम होते होते 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 22 दिसंबर की स्थिति आ गई। 23 सितंबर से 21 मार्च तक पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव प्रकाशित होता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक। अब 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिण ध्रुव प्रकाशित होता है। अभी मैंने क्या कहा, 21 मार्च से 23 सितंबर तो उत्तरी और 23 सितंबर से 21 मार्च तो दक्षिणी। इससे दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने का दिन होता है और इसके अंतर्गत 23 सितंबर से 22 दिसंबर की अवधि को दक्षिणायन कहते हैं, क्योंकि सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है। भाई मैंने कहा कि ये वाली यहां सूर्य था 23 सितंबर को, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां गया, दिसंबर में चला गया। कितने दिसंबर को, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध यहां का लंबा दिन है, तो यहां की सबसे लंबी रात होगी। यहां सबसे छोटी रात होगी, यहां सबसे बड़ी रात होगी। यहां सबसे लंबा दिन होगा, यहां सबसे छोटा दिन, याद रख ले। अब 22 दिसंबर फिर बात आई 22 दिसंबर की स्थिति आपको बताइए भी, क्या देखना है इसका। अब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जैसे 21 जून को कहां, कर्क रेखा पर। यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध विपरीत दिशा में होता है। इस स्थिति को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है और इस स्थिति को मकर संक्रांति भी कहा जाता है। इस स्थिति को शीत ऐनांत भी कहा जाता है। इस स्थिति को शीत संक्रांति भी कहा जाता है। ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म ऐनांत, ये किसे कहते हैं, 21 जून को कहते हैं। और 22 दिसंबर वाली स्थिति को क्या कहते हैं, मकर संक्रांति, शीत ऐनांत या फिर अपन शीत संक्रांति के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है।
अब जैसे ही आगे चले अपन, उसके बाद में 22 दिसंबर को और क्या होगा, इस समय सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। परिणाम यह निकलता है कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में विपरीत स्थिति रहती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है कम प्रकाशित रहने के कारण कम उष्मा प्राप्त करता है। 22 दिसंबर फलतः वहां शीत ऋतु होगी, और इसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं, शीत ऐनांत अथवा दक्षिणी ऐनांत के नाम से जानते हैं। ये वाली लाइन आप याद कर लेना। ये तो वही बात आ गई कि सूर्य तो मकर रेखा पे सीधा चमक रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी होनी ही होनी। अब आगे बात आती है, तो 22 दिसंबर के बाद सूर्य वापस से विषुवत रेखा की ओर आएगा और दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाएगी। 21 मार्च तक आते आते पूर्णतः समाप्ति होगी। अब 21 मार्च और 23 सितंबर याद रख लेना, इन दोनों ही स्थितियों को क्या कहा जाता है, इन दोनों स्थितियों को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। कहां सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा। इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इसलिए इस समय सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और सभी जगह दिन व रात की अवधि समान होती है। परिणाम स्वरूप इस स्थिति को विषुवय कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुवय। अब विषुवय में दो चीजें आएंगी, शरद विषुवय, वसंत विषुवय। देखते हैं विषुवय स्थिति कौन सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 22 मार्च भी कर सकते हैं। 23 सितंबर को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है 23 सितंबर को, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। कितनी तारीख को, 23 सितंबर को। इसलिए 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुवय कहते हैं। 23 सितंबर को क्या कहते हैं, शरद विषुवय, क्योंकि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत। इसलिए 23 सितंबर वाली स्थिति को क्या कहते हैं, शरद विषुवय के नाम से जानते हैं। ये वाली बात नोट कर लें, 23 सितंबर शरद विषुवय। जब सूर्य अंडाकार कक्ष के सारे बसंत विषुवय है या शरद विषुवय की स्थिति में होता है, तो इसका दिक्पात, ये वाली याद रख लेना लाइन, 0 डिग्री। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को इसका दिक्पात 0 डिग्री होता है। यानी इस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात 12 घंटे के होते हैं। ये वाली बात 0 डिग्री वाली याद कर ले, दिक्पात 0 होता है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसके बाद में यदि पृथ्वी का अपनी कक्षा के साथ 66.5 डिग्री के बजाय 90 डिग्री का कोण बनाता, तो पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। यह काल्पनिक प्रश्न है। अगर 90 डिग्री का कोण बनाता तो ऋतुओं का परिवर्तन होता, आप कहेंगे कतई नहीं होता। इसके बाद जैसे ही आगे चले तो बात आई, कुछ नहीं आई, तो यहां एक चीज रहेगी, 21 मार्च वाली स्थिति को क्या कहते हैं, वहां लिख लेना, इसे बसंत विश्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 23 सितंबर को शरद विश्व कहते हैं, तो 21 मार्च को बसंत विश्व के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च को क्या है, बसंत विश्व। बाकी मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।